तो आज का जो टॉपिक है वो इन दो चीज़ों के बीच में है। आप मुझे बता सकते हैं ये रेखा चित्र किन चीज़ों का है? अगर आप बता सकते हैं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा और श्योर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला रेखा चित्र, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामो। आपने शायद नाम सुना रहेगा डायनामो, राइट? तो डायनामो क्या है, कैसे काम करता है, वो हम लोग पूरे इस वीडियो में देखने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा बोर लगे क्योंकि इसमें कुछ हिस्ट्री के भी पार्ट्स मैंने डाले हुए हैं। मैंने शुरुआत डायनामो में कहाँ से हुई है ये भी चीज़ें डालने की कोशिश की, तो हो सके कि आपको आगे चल के थोड़ा सा बोर हो जाए, लेकिन ये इन बातों को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वापर रहे हैं वो कहाँ से जनरेट हुई, कैसे काम हुआ, ये सब चीज़ों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये जो दूसरा रेखा चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो दो रेखा चित्र है, एक है डायनामो और एक है जनरेटर। अभी आप सोचेंगे डायनामो और जनरेटर तो एक ही है, दोनों में फ़र्क क्या है? नहीं दोस्तों, ये दोनों में फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है वो मैं पहले बता देता हूँ। तो डायनामो जो प्रोडक्ट या जो डिवाइस डीसी सप्लाई बनाती है उसे हम लोग डायनामो कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ज़रिए ही डीसी सप्लाई बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनामो। हालांकि उसका ही एक नाम है जनरेटर, लेकिन टिपिकली अगर मैं बात करूं जनरेटर की, तो जनरेटर हम लोग अल्टरनेटर को कहते हैं। अभी अल्टरनेटर क्या है, जनरेटर क्या है? तो जो एसी सप्लाई बनाता है उसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। तो आपके दिमाग में अभी दो चीज़ें क्लियर हो गई है डायनामो और जनरेटर के बारे में। डायनामो जो डीसी सप्लाई पैदा करता है, जनरेटर जिसको अल्टरनेटर दूसरा एक नाम है जो एसी सप्लाई प्रोड्यूस करता है। ये दो ऐसी चीज़ है जो आज के ज़माने में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाती है। हालांकि उसके अलावा और एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरीज। बैटरी का जो डिस्कवरी हुआ था वो 248 बीसी में हुआ था। ये एक सिंपल केमिकल प्रोसेस है जिस केमिकल के ज़रिए उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, मोटर्स चला सकते हैं, कई सारी जो हम साइंटिस्ट की चीज़ें हैं वो हम लोग चला सकते हैं, राइट? आज की तारीख में बैटरी एक अहम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। लेकिन ये क्या कॉस्ट इफेक्टिव है क्या? बैटरी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो थोड़ी सी महंगा आपको पड़ेगा, राइट? आप देख सकते हैं इन्वर्टर में भी बैटरी को 3 साल में बदली कर देना पड़ता है। थोड़ा सा कॉस्टिंग में तो फ़र्क पड़ता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट की बिजली के मुकाबले, राइट? तो बैटरी जो है वो इफ़िशिएंट सॉल्यूशन नहीं है। इसकी जगह पे जो लाया गया है डायनामो और अभी जो चल रहा है वो जनरेटर्स, ये एक स्टेबिलिटी के लिए या परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो डायनामो और जनरेटर का है। ओके, तो ये डिफरेंस है बैटरी, जनरेटर और डायनामो के अंदर। अगर मैं डायनामो की अभी मैं बात करता हूँ डिटेल, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो दो मैग्नेट के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो मैग्नेट है, यहाँ पे N और S आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ रेखाएं आपको नज़र आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब भी आपको ये जो पीले कलर का जो सर्कल दिखा रहा है, जो अभी आपको मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का एक कॉपर का वायर है जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स में मैं खाली राउंड राउंड घुमा रहा हूँ। यहाँ पे आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ही कॉपर वायर को कुछ मूवमेंट देता हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स वो कट करता है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करने से यहाँ पे कुछ हलचल, ये गैल्वेनोमीटर जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए करके जो है उसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, उसमें आपको कुछ हलचल नज़र आ रही है। ओके, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायनामो। इसको और थोड़े विस्तार पूर्वक अगर बताने की बात करें, दो अच्छे मजबूत मैग्नेट के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स रहता है जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, और उसके बीच में अगर मैं एक कॉपर का वायर लेके उसको कुछ मूवमेंट करूं तो कॉपर के वायर के अंदर इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कुछ हलन चलन पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कुछ हलन चलन बनती है, और उस हलन चलन को बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज आप बोल सकते हैं, जो कि आप गैल्वेनोमीटर के ज़रिए आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था कि गैल्वेनोमीटर में कुछ मूवमेंट आपको नज़र आ रहा है, तो वो इस हलन चलन को मापने का एक तरीका है जिसको माइकल फेराडाइज ने तो डिस्कवरी किया था, इंड्यूस वोल्टेज, इंड्यूस करंट का। तो ये उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से शुरुआत हुई थी डायनामो और जनरेटर की, इसलिए मैंने ये पार्ट आपको ज़रूर बताया। अभी बात करते हैं डायनामो की। तो डायनामो में एग्जैक्टली होता क्या है कि दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में फ्लक्स रहता है,
और उस दो मैग्नेट के बीच में जब भी एक कॉइल को, यहाँ पे आप कॉइल देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, एक कॉइल का जो पोर्शन है वो इधर से लेकर दूसरे एंड तक एक ही सर्कल में लगा हुआ है। और जब भी उसको राउंड घुमाया जाए कोई मैकेनिकल या कोई फोर्स देके, तो राउंड घुमाने की वजह से यहाँ पे कुछ एक सप्लाई पैदा होता है, इसको हम बोलते हैं डायनामो। ये है सिंपल डायनामो, अभी आपके जो समक्ष दिखाई दे रहा है। डायनामो की अगर मैं एक उल्टी तरह से मैं बात करूँ तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपर के वायर को तुम राउंड 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 घुमा दो और उसके बीच में से अगर मैं मैग्नेट पसार करूँ, मैग्नेट के अंदर कुछ हलन चलन करूँ, तो भी आप गैल्वेनोमीटर में कुछ मूवमेंट देख सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि मैग्नेट को आजू बाजू में रखे, उसके बीच में से भी मैग्नेट को पसार करेंगे तो भी आपको कुछ मूवमेंट नज़र आएगा। ओके, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डायनामो। तो डायनामो की अगर मैं परफेक्ट बातचीत करूँ तो मान लो कि दो आजू बाजू में मैग्नेट आपको दिख रहे, परमानेंट मैग्नेट है, और बीच में जो कॉइल है, और कॉइल को कुछ मूवमेंट देता हो, कुछ रोटेशन देता हो, चाहे मैकेनिकल रहे या हाथ से आप कुछ भी रोटेशन देते हैं, तो उन कॉइल का जो है यहाँ पे आप कनेक्शन देख पा रहे हैं रेड और ब्लू कलर में। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के साथ में इस कॉइल का अटैच रहता है, और उस कम्यूटेटर के ऊपर बाजू अगल बगल में जो ब्लैक कलर का हिस्सा दे रहा है, जिसको हम लोग ब्रश बोलते हैं, जिसमें से एक बिजली पैदा होती है। और इस बिजली जो है यहाँ पे सर्किट जो है वो इस बल्ब से होते हुए गुजर गई, इसलिए बल्ब जो है कंटिन्यूस आपको ऑन दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा डायनामो। ओके, डायनामो की और छोटे सा नमूना एक पेश करूँ आपके सामने, तो ये एक ऐसा डायनामो है जिसके बीच में परमानेंट मैग्नेट है और आजू बाजू कॉइल्स लगी हुई है। और इस परमानेंट मैग्नेट के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ मूवमेंट करने के लिए, परमानेंट मैग्नेट को घुमाने के लिए यहाँ पे कुछ रोटर लगाया गया है। ये एग्जाम्पल क्या है, तो आपके शायद आपने कई सारी जगह पे इसको देखा भी रहेगा। इसमें एक टायर के साथ में मान लो कि इस रोटर को अटैच कर लो, तो ये रोटर क्या होगा, यहाँ पे घूमेगा, उसके अंदर जो परमानेंट मैग्नेट है वो इस तरह से मूवमेंट दिखाएगा, और ये मूवमेंट घुमाने की वजह से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। और इस इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, इस इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से हम लोग जो हमारी साइकिल के आजू बाजू की जो लाइट्स है या कोई भी चीज़, चाहे बैटरी चार्जर हो या कुछ भी चीज़ें, हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नमूना जो मैंने दिखाने की कोशिश की, साइकिल के लाइट, हेडलाइट के लिए मैंने बात की, आप इससे कोई भी चीज़ को चला सकते हैं। तो ये एक प्रकार का डायनामो का नमूना है। तो डायनामो की अगर मैं परफेक्ट बातचीत करूँ तो आजू बाजू में दो परमानेंट मैग्नेट रहेंगे, बीच में एक कॉइल रहेगी, और कॉइल का जो अटैच्ड होगा जो कम्यूटेटर के ऊपर होगा। कम्यूटेटर जो रहता है हमारा, उसके ऊपर इसका अटैचमेंट होता है, कॉइल का एक हिस्सा यहाँ पे और दूसरा उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके आजू बाजू में ब्रश लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ मूवमेंट आपको नज़र आएगी, जिसको इंड्यूस वोल्टेज कहते हैं। और इसकी वजह से जो आउटपुट निकलता है वो इस प्रकार से निकलता है। ये जब भी आगे पीछे इसको रोटेट किया जाएगा तो आउटपुट जो है करंट आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसको हम लोग डीसी करंट बोलते हैं। एग्जैक्टली तो यानी डायनामो से हमें क्या मिल रहा है, डीसी सप्लाई। इसी प्रकार से अगर मैं अल्टरनेटर की बात करूँ तो ये है जनरेटर, या अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं। ऑलरेडी अल्टरनेटर जनरेटर एक ही नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी परमानेंट मैग्नेट है, बीच में भी कॉइल है, लेकिन कम्यूटेटर जो है यहाँ पे आपको दो रिंग नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पे आपको क्या था, एक ही रिंग थी, आप देख सकते हैं। ओके, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग रिंग है, यानी ये जो कॉइल है उसका एक हिस्सा ये रिंग पे अटैच्ड है, ध्यान से देखोगे। ओके, और जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी साइड अटैच्ड है। ओके, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जो आउटपुट निकलेगा ना कुछ इस प्रकार से आएगा। पहले जब ये वाले रिंग पे अटैच्ड आएगा तो एक टाइम आएगा ऊपर, फिर दूसरी बार नीचे, तो इस तरह से रोटेटिंग फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। यहाँ से जो हमारे जनरेट हुआ था वो उसकी फ्रिक्वेंसी आप देख पा रहे हो कि इस प्रकार से उसके साइकिल्स, जबकि यहाँ पे जो है एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ओके, तो इस वजह से जो आउटपुट निकला है वो एसी जनरेट हुआ है, एसी सप्लाई जनरेट हुआ है। उसका मेन जो कारण था वो है ये, उसका जो रिंग है, ओके, वो एक ऊपर रहेगा और एक नीचे होने की वजह से, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटर।
तो अगर मैं सरल भाषा में और थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो अल्टरनेटर में डीसी में क्या था, यहाँ पे आप देख सकते कि बल्ब जो है वो कंटिन्यूस ऑन था, बल्ब बंद नहीं हो रहा है। जबकि एसी में अगर आप अल्टरनेटर में जब भी बल्ब को जोड़ते हो तो कुछ समय चालू कुछ समय बंद, ऐसे तो 1 सेकंड में हमारा जो बिजली का बल्ब है घर पे जो इस्तेमाल करते हैं, 1 सेकंड में 50 बार बंद और चालू हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू वाले जो है वो हमारा करंट है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ही एक बाजू ऊपर जाती है तो करंट एक दिशा जाती है, जैसे ही ये एक बाजू नीचे हो जाती है और दूसरी बाजू ऊपर हो जाती है तो उसकी दिशा जो है चेंज होती है। उस समय ये बल्ब बंद हो रहा है और चालू हो रहा है, बंद हो रहा है चालू हो रहा है। इसी वजह से इसको अल्टरनेटर कहा जाता है। तो अल्टरनेटर का जो मेन मकसद है वो ये है। अभी बात करते हैं ये सब, चाहे अल्टरनेटर है या जनरेटर है, हमको बिजली कहाँ कहाँ पे कौन से माध्यम से मिलती है। तो सबसे पहला जो माध्यम है वो है हवा, जिसको विंड एनर्जी बोल सकते हैं। इसमें डायनामो भी आप लगा सकते हैं या जनरेटर भी लगा सकते हैं। ओके, उसको हम लोग विंड एनर्जी बोलते हैं। दूसरा जो तरीका है हाइड्रोलिक एनर्जी, जो पानी के जरिए बनती है, पानी में टरबाइन घुमा के या उसमें अल्टरनेटर या डायनामो जो भी लगा के बिजली पैदा की जाए। ओके, तीसरा जो होता है गैस ट्यूब के जरिए भी बना सकते हैं। चौथा अगर मैं बात करूँ तो कोल की मदद से, यानी कि कोई खनिज तत्व को जलाकर या कोल यानी कोयला जलाकर उसके जो बाष्प रहती है उसको पानी का बाष्प से अल्टरनेटर को चला दिया, उसके ज़रिए बिजली पैदा हो गई। तो वो भी एक तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं। तो बिजली पैदा करने के इतने सारे ज़रिए हैं, उसमें चाहे अल्टरनेटर यूज़ करो या डायनामो यूज़ करो। आमतौर पे आज हम लोग जो यूज़ करते हैं वो डायनामो ही रहता है, जिसको जनरेटर बोलते हैं, जिसकी मदद से बिजली पैदा होती है। ये था पूरा चीज़ जो अल्टरनेटर और डायनामो को अलग करता है एक दूसरे से, और कहाँ कहाँ से बनाया जाता है वो सब मैंने बता दिया। अभी हम लोग बात करते हैं ये सब चीज़ तो चलो ठीक है, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज हम लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो डायनामो और जनरेटर की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, और आज हम लोग कौन से प्रकार का डायनामो या जनरेटर यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया हमारे डेली बेसिस के लाइफ में। तो इसका जो इनोवेशन की जो शुरुआत या श्रेय जाता है 1820s में माइकल फेराडेज और जॉन जोसेफ हेनरी की वजह से, जिन्होंने डिस्कवर किया था, इनोवेशन किया था एक प्रकार से बोले तो मैग्नेटिज्म इंडक्शन के ऊपर, जो कि ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म क्या रहता है। इसके बाद 1832 में हिपोलिस पिक्सी, जो कि फ्रेंच के जाने माने एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक सबसे पहला डायनामो विथ कम्युनिकेटर के ऊपर एक डायनामो बनाया। उन्होंने एक ऐसा पल्स, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी जिसमें से फिलहाल करंट तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये एक प्रकार से देखे तो ये एक प्रकार से अल्टरनेटर बना दिया था उन्होंने। लेकिन उनको मालूम नहीं था ये अल्टरनेटर काम कैसे करेगा या इसमें से जो आउटपुट निकल रहा है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। उन्होंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना उनका रह गया था। हालांकि उन्होंने सबसे पहले, लेकिन एक तरीके से हम लोग उनको श्रेय देना चाहेंगे सबसे पहले डायनामो का। ओके, जो कि डीसी पावर निकालता था लेकिन कंटिन्यूस नहीं निकालता था। फिर 1830 से लेकर 1860s के बीच में डायनामो की इतने सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए कि एक प्रकार से डायनामो नहीं चलता था, क्योंकि तभी ज़्यादातर जो चीज़ें चलती थी वो बैटरी की वजह से चलती। लेकिन बैटरी जो है कॉमर्शियली वेरिड नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी हद तक महंगा पड़ता था। वॉशिंगटन डीसी में भी कई सारी चीज़ें जो चलती थी उस ज़माने में बैटरी से निर्धारित थी। फिर जाके 1860s के अंदर एंटिलियो पिसिनोटी, एंटिलियो पिसिनोटी ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, एक डायनामो डेवलप किया, जो कि कंटिन्यूस डीसी सप्लाई प्रोड्यूस कर सकता है। आप देख सकते हैं बाजू में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो है आपका एक प्रकार का डीसी डायनामो का एक स्टेशन है जो कि कंटिन्यूस डीसी सप्लाई प्रोड्यूस कर सकता है। इन्होंने सबसे पहला डिज़ाइन एक तरीके से बना एंटिलियो ने। इसके बाद 1867 में वॉन सीमेंस और चार्ल्स, इन दोनों ने एक पावरफुल डायनामो बनाया, जिसका जो स्टेटर था वो एक वीक परमानेंट मैग्नेट की जगह पे स्टेटर को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आधार पे स्टेटर को डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से जो आउटपुट निकल रहा था वो काफ़ी हद तक बढ़िया था और एक परफेक्ट डायनामो के स्वरूप में आता था। फिर 1871 में जोने ग्राम ने
एक मॉडल रेडी किया, एक कॉमर्शियली हम बोल सकते हैं एफिशिएंट जिसको मॉडल बन सकता है, जिसको कॉमर्शियल के तौर पर अगर मैं देखूँ तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो इन्होंने एक जो फील्ड वायरिंग था, फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को आयरन कोर के अंदर डाला, और ये आयरन कोर के अंदर डालने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता था वो काफ़ी हद तक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता था, और जिसकी वजह से जो आउटपुट निकला वो बहुत ही बढ़िया डीसी आउटपुट निकाला था। ओके, जिसका इस्तेमाल हम लोग कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए कर सकते थे। तो इनका जो श्रेय जाता है जोनेब ग्राम के ऊपर। 1871 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक आयरन कोर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रॉपर तरीके से जनरेट होता है। आज की तारीख में भी हम लोग आयरन कोर के ऊपर ही करते हैं। ओके, फील्ड वाइंडिंग जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड की जो वाइंडिंग थी वो आयरन कोर के ऊपर करी गई। ओके, तो 1870s और 1871 में ये चीज़ हुई थी। इसके बाद में 1876 में चार्ल्स एफ ब्रश, इन्होंने एक मशीन डेवलप की। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको उसका रेखा चित्र मौजूद है। इन्होंने एक रिलायबल डायनामो बनाया। ओके, ये रिलायबल डायनामो जो था, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्टेटर भी परमानेंट मैग्नेट के ना होते हुए इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। साथ ही साथ जो उसका रोटर है, रोटर भी एक कोर वाइंडिंग के हिसाब से बनाया गया है, जो कि काफ़ी हद तक कॉमर्शियली सक्सेसफुल भी था, क्योंकि पहले के जो दो डिज़ाइन थे दोनों डिज़ाइन को मिला के ये डिज़ाइन बनाया गया था। और इन्होंने अपना जो डिज़ाइन सेल किया टेलीग्राम सप्लाई के ज़रिए। टेलीग्राम सप्लाई कंपनी थी उस ज़माने, वो काफ़ी फेमस कंपनी थी, जिसके ज़रिए ये प्रोडक्ट को उन्होंने सेल किया। इसके बाद 1877 में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, हालांकि उस ज़माने में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट जो थी फिलाडेल्फिया के, जिसमें काफ़ी सारे डायनामो को टेस्ट करके और नई नई चीज़ों को, टेक्नोलॉजी पे आधारित कुछ नई नई चीज़ों पे इनोवेशन करने की शुरुआत हुई। तो 1880s में और 1886 के बीच में जो कि जाने माने साइंटिस्ट है सीमेंस, उन्होंने और उनके साथ में और दो लोगों ने मिलकर एक डीसी डायनामो की जगह पे उन्होंने एक एसी जनरेटर लाने की शुरुआत की। तो ये एसी जनरेटर की जो खास करके उस ज़माने में प्रॉब्लम थी कि एसी जनरेटर काम तो कर लेता है, लेकिन उससे लगने वाले जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से मौजूद नहीं थी। क्योंकि उस ज़माने में अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा रहेगा तो पहले जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती थी घरों के अंदर वो डीसी सप्लाई थी। ओके, तो उस ज़माने में एसी सप्लाई को पहुंचाना सबसे बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उस ज़माने में वैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले या कंट्रोल, एसी सप्लाई को कंट्रोल करने वाले इक्विपमेंट्स ही मौजूद नहीं थे। ये 1886 की बात हो रही है। फिर 1886 के बाद कुछ विलियम शॉर्टलिनी और निकोला टेस्लर, इन लोगों ने एक कंपनी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट लेकर, खास करके निकोला टेस्ला का इसमें दिमाग था, इन्वेस्टमेंट लेकर उन्होंने एक एसी सप्लाई का पूरा सिस्टम मौजूद किया। ओके, और एक अच्छा जनरेटर बनाया गया, जो कि पहले एक्सपेरिमेंट से काफ़ी सारी चीज़ें हटके थी। यानी कि जो पहला जनरेटर बनाया गया था एसी का, उसमें उनकी डिज़ाइन में काफ़ी सारे चेंजेस करके एक परफेक्ट एसी जनरेटर डिज़ाइन किया गया, और उससे कंट्रोल करने वाला या उससे वो सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले प्रोसेस भी उन्होंने डेवलप किया। ये बात हो रही थी 1886 की। फिर 1886 से लेकर 1891 के बीच में एसी जनरेटर्स और ज़्यादा पॉपुलर हुए। उसमें कई सारे लोगों ने अपना इनोवेशन ऐड करते गए, जर्मनी से, इटली से, रशिया से, ऐसे कई सारे लोग आए जो कि एसी सिस्टम के अंदर कुछ नई नई बेटर कंट्रोल, बेटर पावरफुल मोटर्स और एसी को और रिलायबल और अच्छा करने की कोशिश लोगों ने जारी रखी। फिर 1891 में एक सबसे पहला 3 फेज एसी पावर सप्लाई प्रोड्यूस किया गया। ओके, जिनका जो पूरा जो श्रेय एक तरीके से देखे तो मिखाइल को जाता है। ये मिखाइल डिलो जो थे, उन्होंने एक जो पहला जो मॉडल बनाया था फ्रैंकफर्ट में, वो आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ये 3 फेज जनरेटर का यहाँ पे डिज़ाइन मौजूद है। इसके बाद 1892 के आसपास चार्ल्स ने एक पेपर पे प्रेजेंट किया गया था, एक ऐसा एसी पावरफुल एक तरीके से पावर सिस्टम को डिज़ाइन किया गया जिसमें एसी जनरेटर को भी इस्तेमाल किया गया था। और
1890s के आसपास से आप देखोगे तो जनरेटर के अंदर काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट होते गए। आज की तारीख में भी जो जूने जनरेटर्स है, जो 3 फेज़ आपको यहाँ पे जो साइड में दिखाई दे रहे हैं, जो कि 1891 पे बनाए गए थे, आज की तारीख में भी ये काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो जनरेटर जो है आज की तारीख में आपके घर पे जो बिजली जो सप्लाई की जाती है वो इन्हीं जनरेटरों के माध्यम से बनाई जाती है। हालांकि उसमें डिज़ाइन में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट होते गए, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो खुद के अच्छे अच्छे जनरेटर्स बनाती है। आज की तारीख में भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नए नए जनरेटर्स के अंदर चेंजेस करते जा रहे हैं। साइंटिस्ट नई नई चीज़ों को इस्तेमाल करके नए नए जनरेटर खोज कर रहे हैं, जो कि एसी सप्लाई को और स्टैटिकली और अच्छी तरह से आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाए। तो दोस्तों ये था डायनामो और जनरेटर की पूरी हिस्ट्री। आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था, थोड़ा सा हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड थी, डायनामो भी पूरा सिखाया गया, जनरेटर के बारे में पूरा बताया गया। आई होप कि ये समझ में आया रहेगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट में लिखना ना भूलिए कि आपको और क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या वीडियोस चाहिए। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन लाइक और कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले वीडियो को। थैंक्स फॉर लिसनिंग।